आज हम डिस्कस करेंगे डिलीरियम एंड डिमेंशिया के बारे में कि डिलीरियम क्या चीज़ होती है और डिमेंशिया क्या चीज़ होती है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ईटियोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के इसको हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं वो चीज़ अपन इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं डिलीरियम के बारे में कि डिलीरियम क्या चीज़ होती है। तो इसमें ध्यान दें, इट इज़ ए ऑर्गेनिक साइकोसिस करेक्टरिस्टिक बाय लैक ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, इसके अंदर लिखा है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है या डिजीज़ है कि जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्शियसनेस होता है पर्सन में। तो अपन अगर बात करें कॉन्शियसनेस क्या चीज़ होती है, तो वो चीज़ जिसमें पर्सन को टाइम, प्लेस, पर्सन, पेनफुल स्टिमुलाई और सेल्फ के बारे में पता हो, उस चीज़ को अपन कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन के अंदर लैक ऑफ कॉन्शियसनेस आना और लैक ऑफ अटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है कि इसमें पर्सन है कॉन्शियस नहीं रह पाता है। इट इज़ ऑनसेट इज़ एक्यूट द ड्यूरेशन ऑफ डिसऑर्डर इज़ लेस देन 6 मिनट कि ये जो है ये एक्यूट डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जिसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ से भी कम का होता है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट वक्त के लिए रहता है। द कॉज ऑफ डिसऑर्डर इज़ रिवर्सिबल कि ये जिसकी वजह से भी होता है, जो भी इसके कोजेज़ होते हैं वो सारे रिवर्सिबल कोज होते हैं कि उसकी वजह से जिसकी वजह से इफ़ेक्ट हुआ है वो वापस ठीक भी रिकवर भी हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, टॉक्सिक साइकोसिस, ऑब्लिक शॉक सिंड्रोम, एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट कि इसको अपन ब्रेन सिंड्रोम, टॉक्सिक साइकोसिस या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं, या फिर एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट कि इसमें जो पर्सन जो होता है कंफ्यूज रहना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट भी कहते हैं। फर्स्ट वन अभी इसके आगे देखते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी दैट मीन्स क्या क्या कारण हो सकते हैं कि पर्सन को डिलीरियम की कंडीशन क्रिएट होती है। तो फर्स्ट वन इसमें अपन देखते हैं आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसका कोई एग्जैक्ट कोज जो होता है वो अपन आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, उस कंडीशन को हम आइडियोपैथिक कहते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से भी एक कंडीशंस जो है वो क्रिएट होती है। सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि यहाँ पर देखो वर्ड्स हैं स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि कहीं पर भी कोलेस्ट्रॉल का जो है जमना स्टार्ट हो जाना, और एथेरो का मतलब है कि जो भी आर्टरीज जो होती है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का जमना स्टार्ट हो जाता। और अगर सेरेब्रल यहाँ नाम आया है दैट मीन्स यहाँ रिलेटेड टू ब्रेन कि यहाँ पर जो है ब्रेन की आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से भी डिलीरियम की कंडीशन क्रिएट होती है क्योंकि वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल हैमरेज कि अगर इंट्राक्रेनियल एरिया के अंदर कोई भी हैमरेज हुआ है यहाँ से जहाँ से ब्लड लॉस हुआ है उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट होती है। इन्फेक्शन एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है मेनिंजाइटिस कि अगर ब्रेन का कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी ये इन्फ्लामेशन की कंडीशन क्रिएट ये डिलीरियम की कंडीशन क्रिएट होगी। टॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग कि अगर कोई भी ड्रग है उसका टॉक्सिकेशन हो गया यानी कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया है या तो उसकी वजह से जो भी कंडीशन क्रिएट होगी वो जो है डिलीरियम को क्रिएट करती है। ट्रॉमेटिक कंडीशन कि कोई भी अगर ट्रॉमा की कंडीशन है ब्रेन में तो उसकी वजह से भी ये चीज़ इफ़ेक्ट होती है। पल्मोनरी और कार्डियक फेलियर कि अगर पल्मोनरी और कार्डियक सर्कुलेशन जो है वो अगर फेल होते हैं तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर मैंने फर्स्ट लिखा है क्लाउडी कॉन्शियसनेस। क्लाउडी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक तरह से जो बादल का जो होता है एक तरह से धुंधला टाइप में, और कॉन्शियसनेस मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर्सन को टाइम, प्लेस, पर्सन, पेनफुल स्टिमुलाई और सेल्फ के बारे में पता होता है, उस चीज़ को अपन कॉन्शियसनेस कहेंगे। और अगर ये यहाँ क्लाउडी कॉन्शियसनेस है तो दैट मीन्स कि पर्सन को कुछ धुंधला याद रहेगा या फिर उसकी जो मेमोरी है या फिर जो उसका कॉन्शियसनेस जो है वो एक तरह से धुंधला रहेगा।
नेक्स्ट कन्फ्यूज़न, कि पर्सन जो है वो कंफ्यूज भी रहेगा कि किसी भी चीज़ के बारे में उसे पता नहीं होगा या फिर कुछ श्योरली नहीं होगा वो उस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूपर। स्टूपर में मैंने आगे लिखा है म्यूट एंड इमोशनलेस, कि पर्सन जो होता है वो म्यूट हो जाता है, यानी कि एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है, एकदम चुप रहने लग जाता है, खुद को एक तरह से जैसे अलग सा ही कर लेता है, कोई उसमें इमोशंस नहीं होते हैं, वो कंडीशन पर्सन के अंदर अपन को दिखाई देती है। नेक्स्ट है कोमा। कोमा क्या चीज़ होती है, आप सबको पता है कि क्या स्टेज होती है जहाँ पर पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोमा विजिल। कोमा विजिल इसमें मैंने आगे लिखा है आपको समझाने के लिए, ए स्टेट ऑफ कोमा इन विच आई रिमाइन ओपन, यानी कि कोमा की कंडीशन होगी लेकिन उसमें क्या होगा, पर्सन की आइज़ जो है वो ओपन रहेगी, उसको सब कुछ दिखेगा। नेक्स्ट है ड्रीमी स्टेज, यानी कि वो अपने ही ख्यालों में रहेगा, अपने ही ड्रीम्स के अंदर रहना स्टार्ट कर देता है। और फैंटेसी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर्सन खुद की ही थॉट्स बनाता है, खुद की ही ओवर थिंकिंग्स वगैरह जो होती है उसमें वो होने लग जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस इवोल्यूशन, कि इसका टेस्ट अपन क्या करेंगे, इसकी किस तरह से पता कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है पर्सन की। तो फर्स्ट वन इसमें है हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे उसकी कि उसके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई है या जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो परेशान है, या उसकी कोई इंजरी नहीं हुई हो ब्रेन के अंदर, या कोई इन्फेक्शन हिस्ट्री तो नहीं है, वो सब चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल एग्जामिनेशन, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसके ब्रेन में जो है कोई इंजरी नहीं है, या फिर उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हो, या हेमरेज की कंडीशन तो नहीं है उसमें, ये सब चीज़ें अपन उसमें देखते हैं। नेक्स्ट है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, कि उसका जो मेंटल स्टेटस है वो चेक करेंगे, उसका एग्जामिन करेंगे पर्सन का, और आइडेंटिफाइड करेंगे कि प्रॉब्लम्स जो है क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है एमआरआई, उसकी ब्रेन की जो है एमआरआई कर सकते हैं। सीएफसी एग्जामिनेशन, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन, कि उसका जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो एग्जामिन करेंगे थ्रू द लंबर पंचर, उसको सीएसएफ को कलेक्ट किया जाता है और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है ताकि पता चल सके कि कोई इन्फेक्शनस कंडीशन पर्सन में है या नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैनेजमेंट, कि इस चीज़ का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, अपन इस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो फर्स्ट लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज एंड इट्स इमीडिएटली मैनेजमेंट, कि फर्स्ट वन जो है उस जिस वजह से हो रहा है ये कंडीशन क्रिएट हुई, जिस वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई है, पहले उसका कॉज आइडेंटिफाइड करो और उसका मैनेजमेंट करो। कि अगर पर्सन में अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है, जैसे मैंने मेनिंजाइटिस मैंने आपको बताया, अगर वो कंडीशन है तो वो अपन चेक करेंगे, उसका वो जो कॉज है वो डिटेक्ट किया जाएगा और उस इन्फेक्शन का जो है उसके जो है उसको ड्रग्स प्रोवाइड की जाएगी, उस कॉज को क्योर किया जाएगा। नेक्स्ट अपन अगर ड्रग्स देखें तो अपन इसमें क्या दे सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं कि डाइजेपाम है 10 mg तक उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और लोराजेपाम है जो कि 12 mg तक हम उसको देते हैं। नेक्स्ट है एंटीसाइकोट्रिक ड्रग्स। एंटीसाइकोट्रिक ड्रग्स में मैंने 2 लिखे हैं यहाँ, हेलोपेरिडोल जो 5 mg तक हम प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड है क्लोरफॉर्मेजिन जो 50 mg हम प्रोवाइड करते हैं आईवी इन्फ्यूजन थ्रू। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जो क्लोरफॉर्मेजिन है ये फर्स्ट एंटीसाइकोट्रिक ड्रग थी, और देन उसके बाद में जो हेलोपेरिडोल है वो उसका डिस्कवरी की गई थी। नेक्स्ट है डेक्सट्रोज फॉर द ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया की वो कंडीशन होती है जहाँ ग्लूकोज लेवल है पर्सन का वो डाउन पड़ जाता है, उसको अगर पर्सन के अंदर वो कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए डेक्सट्रोज देंगे। और नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, कि उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे जिसकी वजह से उसका जो बॉडी में फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो। जैसे हेमरेज की कंडीशन है, हेमरेज की कंडीशन में ब्लड लॉस होता है तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे ताकि जो उसके जो ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। अब हम डिस्कस करते हैं डिमेंशिया के बारे में कि डिमेंशिया क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट किस तरह से होता है वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। तो इसके अंदर देखो लिखा है इट्स ए ऑर्गेनिक साइकोसिस
characterized by major disturbance in memory और intellectual power। कि ये एक ऑर्गेनिक साइकोसिस डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि पर्सन की जो मेमोरी है वो डिस्टर्बेंस और इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है उसकी वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, कि ये जो है मेमोरी का डिसऑर्डर है। द डिमेंशिया इज़ मेनली अक्कर बाय डिजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, कि यानी कि जो डिमेंशिया है वो एक ब्रेन डिसऑर्डर है। वो किसकी वजह से, कि ब्रेन का अगर डिजनरेशन हुआ है तो ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ उसकी वजह से होता है। द ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर इज़ क्रोनिक, ही जो इस डिजीज़ का जो ऑनसेट है यानी कि जो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्रोनिक टाइम है, क्योंकि ये जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है पर्सन को। द डिसऑर्डर इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल, द ड्यूरेशन ऑफ डिसऑर्डर इज़ मोर देन 6 मंथ, कि ये जो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ से भी ज़्यादा हो सकता है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी कि इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम, कि इसको क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन जो है अपनी मेमोरी जो है लॉस होना, पर्सन की मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर उसको बहुत ही कम चीज़ें जो होती है वो याद रहती है, वो अपनी लाइफ की ज़्यादातर चीज़ें स्टेज के साथ साथ भूलने शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें ईटियोलॉजी, कि इसकी ईटियोलॉजी क्या क्या होती है। फर्स्ट वन है हेड इंजरी, कि अगर पर्सन की कोई हेड में इंजरी है, कोई ब्रेन इंजरी हुई है तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 एंड B12, कि विटामिन B6 और B12 की अगर डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से ये क्रिएट हो सकती है। इन्फेक्शन में जैसे एग्जाम्पल के लिए मेनिंजाइटिस ले सकते हैं हम। एक्यूमुलेशन ऑफ एमिलॉइड जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है कि अगर इसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए ब्रेन के अंदर तो ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से कंडीशन क्रिएट हो सकती है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि अगर न्यूरॉन्स की कोई इंजरी हुई हो तो उसकी वजह से कंडीशन क्रिएट हो सकती है। एक्सेसिव न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल प्रोटीन, कि न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स जो हैं ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि मेनली जो अगर डिमेंशिया का कारण माना जाए ना कि किसकी वजह से होता है तो ये इसके एक्सेसिव होने में, यानी कि ब्रेन में इसका अमाउंट जो है वो बढ़ने की वजह से या एक्यूमुलेशन होने की वजह से ही इसका मेन कोज माना जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं जिसकी वजह से अपन आइडेंटिफाइड कर सके पर्सन को डिमेंशिया की कंडीशन है। फर्स्ट वन है पर्सनैलिटी चेंजेस, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। लेक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी, कि वो अपनी डेली एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट कम लेना स्टार्ट करेगा। सेल्फ विड्रॉल, डिक्रीज सेल्फ केयर, कि है वो खुद की केयर नहीं करेगा, खुद की हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगा, फिर खुद के बारे में नहीं सोच पाएगा। और सेल्फ विड्रॉ यानी कि वो सोसाइटी से खुद को विड्रॉ कर लेगा, यानी कि अकेला रहना स्टार्ट कर देगा। मेमोरी इम्पेयरमेंट में देखते हैं कि मेमोरी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या क्या साइन सिम्टम देखते हैं। फॉरगेट्स द इवेंट, कि मैंने आपको बताया था कि डिमेंशिया जो है वो एक मेमोरी डिसऑर्डर है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर मेमोरी में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो जो इवेंट्स हैं अपने लाइफ के या फिर बहुत सारे जो पर्सन हैं उनको फॉरगेट करना स्टार्ट कर देगा। कंजक्टिव इम्पेयरमेंट के कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में अपन क्या देखते हैं कि कॉग्निटिव जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या मिलेगा। डिसओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन वो स्टेज होती है जहाँ पर पर्सन को टाइम प्लेस और पर्सन के बारे में पता हो तो वो डिसओरिएंट हो जाएगा कि उसको ना टाइम का पता होगा, ना प्लेस का, ना पर्सन का पता होगा। पुअर एटीट्यूड, कि उसका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड अपन साइकोलॉजी में अपन ने पढ़ा होगा कि पावर ऑफ जजमेंट को हम एटीट्यूड कहते हैं, तो उसका जो जजमेंट पावर है वो पुअर हो जाएगा। पुअर अटेंशन, कि हर किसी भी चीज़ में अटेंशन है वो उसका डाउन बढ़ जाएगा। अफेक्टिव इम्पेयरमेंट, इसके अंदर देखते हैं इरिटेंट एंड डिप्रेस्ड, कि पर्सन जो है इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इरिटेशन उसमें रहना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्रेस रहेगा। बिहेवियर इम्पेयरमेंट में देखते हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर, अल्ट्रेशन इन सेक्सुअल ड्राइव एंड एक्टिविटी। हिस्टीरियोटाइप बिहेवियर उसको कहेंगे, हिस्टीरिया वो कंडीशन होती है कि जहाँ पर्सन अटेंशन पाने के लिए बहुत ही अबनॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, ऐसी कंडीशन को अपन हिस्टीरियोटाइप एक्टिविटीज़ जो है या फिर हिस्टीरिया कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, सीजर्स,
एग्नोशिया एंड हेडेक जैसी कंडीशन उसको रहना स्टार्ट रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस इवॉल्वेशन के डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे इसमें कि अपन आइडेंटिफाइड कर सके पर्सन को क्या इशू है। तो हिस्ट्री टेकिंग, जैसे मैंने डिलीरियम के अंदर बताया, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, किस लिए करते हैं हम ये सब चीज़ें, वो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, MRI कर सकते हैं और CSF एग्जामिनेशन अपन करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट की, हम इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो मैनेजमेंट में मैंने ड्रग्स लिखी हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे, एंजियोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स देंगे ताकि उसको जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो ना चले। थैंक यू।